हेलो फ्रेंड्स, मैं रवीन तिवारी। आज हम लोग दक्षम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एसएससी जीडी का जो तीसरा नंबर जो जीएस का सोल्यूशन उसको लेकर आए हैं। अभी ये एसटीआं जो हम लोग ने जिस हिसाब से वादा कर रखा था कि एग्जामिनेशन एसएससी पहले पहले हम लोग लगभग 100 एसटीआं आपको क्या कराएंगे भैया, सॉल्व कराएंगे। अभी जितनी भी एसटीआं पढ़ रही हैं रिकॉर्डेड रूप के रूप में पढ़ रही हैं, रिकॉर्डेड क्लास के रूप में पढ़ रही हैं। लेकिन जो नेक्स्ट वीक से एसटी अपनी लॉन्च करेंगे उसको हम लोग लाइव क्लासेस के रूप में क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो अभी जो अपनी जो क्लास है वो किसकी है, जीएस की है। जीएस में एसटी नंबर कौन सा, तीसरा। तीसरे में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया हमारी एसटी तो ये आया, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम अभी हाल में राउरकेला में निर्मित हो रहा है। इस स्टेडियम का नाम किस नाम पर रखा गया? दोस्तों कंफ्यूज होकर कभी मत सोचिएगा इस स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद नहीं भैया। इसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा। क्या नाम भैया है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। क्या नाम है? बिरसा मुंडा। तो आंसर नंबर इसका कौन सा सही होगा? आंसर नंबर सी सही होगा। इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए की क्या है, ये लागत आई है। और ये भारत का एक बड़ा स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम के रूप में क्या किया गया है, जाना गया है। और बताया जाता है कि इसमें लगभग अप्रोक्सीमेट जो बताया जा रहा है 20,000 दर्शक बैठने का क्या है इसमें भैया, संसाधन बनाया गया है। तो भैया 20,000 दर्शक को बैठाने का इसमें क्या बनाया गया, संसाधन बनाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है, इसको याद रखेंगे, राउरकेला में है। तो कहाँ पर है भैया ये? राउरकेला में है। कहाँ पर है? राउरकेला। ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। नाम क्या है इसका? बिरसा मुंडा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इसकी क्षमता लगभग कितने दर्शक को बैठाने की होगी? तो इसकी क्षमता लगभग 20,000 दर्शक को बैठाने की होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था 712 ईस्वी के करीबन। पता होगा आप लोगों ने, जो अरबों का आक्रमण हुआ था ये, लेकिन इसने कहाँ लगाया था? ये लगाया था सिंध के क्षेत्र। कहाँ लगाया था? सिंध। फिर सीधे करते करते नाम सुना होगा आप लोगों ने किसका? फिरोजा तुगलक का नाम भी सुना होगा। ठीक, इसके द्वारा भी लगाया गया। लेकिन तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया किसके द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया? क्या क्वेश्चन आया? किसके द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया? हमारे यहाँ जो जजिया कर समाप्त किया गया था, ये जजिया कर समाप्त करने वाला शासक कौन था? अकबर। क्या नाम बताएंगे? अकबर। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564। कब किया था? 1564 करीब। तो इसमें जो समाप्त करने वाला शासक उसका नाम क्या है भैया? क्या नाम बताएंगे? अकबर। पूर्ण रूप से किसने समाप्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया था भैया? समाप्त किया। लेकिन सबसे पहली बार जो समाप्त करने का जो हमको एग्जाम्पल दिखता है वो किसके शासनकाल में दिखता है? अकबर के शासनकाल में। और किस सन में समाप्त किया गया? 1564। लेकिन बताना चाहूंगा अकबर के बाद अगर इस जजिया कर को किसी व्यक्ति ने लगाया तो उस व्यक्ति को नाम था औरंगजेब। इसने लगभग 1679 में फिर से भारत देश के अंदर पुनः जजिया कर लगाया। फिर ध्यान रखिएगा, अकबर के बाद भारत में जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया? तो औरंगजेब। कब लगाया गया? 1679। लेकिन अकबर ने कब बनाया था? 1564। पूर्ण रूप से कब खत्म हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा खत्म किया। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन, रग्बी फुटबॉल। तो ध्यान है, रग्बी क्या है? रग्बी एक खेल है जो कौन सा है? फुटबॉल का गेम है। क्या गेम है? फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं बताना? 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 15। तो कोई पूछे आप लोगों से कि बताइए रग्बी फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्या बताएंगे भैया? 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, फुटबॉल में लगभग 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन क्या किया था एग्जामिनेशन में, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आपको पता होगा आजाद हिंद फौज जो स्थापित किया गया था, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एक नाम देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम बताओगे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी क्या करेगी भैया? स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना कब करी थी? याद रखेंगे, 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी क्या करी गई? स्थापना की गई। तो कोई पूछे आजाद हिंद फौज की स्थापना स्थापना की थी, किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगर अचानक कहते कब की थी तो बताना 4 जुलाई 1943 में इसकी क्या करी गई? स्थापना की। आंसर नंबर कौन सही होगा भैया? सी नंबर सही होगा। कौन सही होगा? सी। अगला क्वेश्चन था, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष। अच्छा सुनिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर सन 1946। कब हुई? 9 दिसंबर सन 1946। इसका अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया।
फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थायी बैठक हुई। और स्थायी बैठक किसे बनाया गया भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो इसका स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष का मतलब होता है पहली बैठक। वो जो स्थायी हो चाहे अस्थायी, उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ स्थायी और अस्थायी चर्चा नहीं की गई। पूछा गया प्रथम अध्यक्ष, कंफ्यूज ना होना, कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं लगा के आएगा, क्योंकि सबसे पहली बार जब पहली बैठक हुई थी तो उसका अध्यक्ष जो भी बनाया गया तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये स्थायी थे अस्थायी थे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे पहले अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। तो क्या नाम बताएंगे? सी नंबर क्या बताएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, कह देगा क्वेश्चन, कहता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद। प्रथम अध्यक्ष पूछा तो पहली बैठक में जो अध्यक्ष बना था उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ध्यान रखिएगा, अगर यार संसद लिख देता, राज्यसभा की जगह संसद लिख देता और कह देता कुल कितने सदस्य होते हैं, तो फिर बताना 14 होते हैं, कि 12 होते हैं राज्यसभा से और 2 होते थे एंग्लो इंडियन लोकसभा से, तो दोनों मिला के 14 होते। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी संसद न लिख के ऑलरेडी बोला राज्यसभा, तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। कहाँ से करता है? पता होगा, कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, खेल, ठीक, इन क्षेत्रों से करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्य करता है राज्यसभा में? 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो बताऊंगा, विधि भी नहीं है, झोरा भी नहीं है, यात्रा भी नहीं, यक्षगान है। कौन है भैया? यक्षगान। तो कोई पूछा आप लोगों से कि इनमें से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, याद रखना यक्षगान। लिखा गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत है? तो कंफ्यूज करने के लिए उसने संवैधानिक अधिकार भी लिख दिया, एक कानूनी अधिकार भी लिख दिया है, एक प्राकृतिक अधिकार, एक मौलिक अधिकार लिख दिया। अब मैं आपको बताऊंगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में लिखा, में लिखा गया अनुच्छेद 32। अब अनुच्छेद जो 32 है कहाँ से कहाँ तक रखा गया है? तो पता होगा 12 से 35। भाग कौन सा आता है? तो भाग कौन सा आता है? भाग 3 आता है। भाग 3 में क्या रखे गए हैं? मूल अधिकार। क्या रखे गए हैं? मूल अधिकार। चाहे इसको मूल अधिकार कह दो और चाहे इसको मौलिक अधिकार, क्या कह दो? मौलिक अधिकार। तो यहाँ मूल अधिकार कहो चाहे से मौलिक अधिकार कहो, बात एक ही है। तो संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32, तो आंसर नंबर कौन सही होगा? ए नंबर सही होगा। क्या होगा? मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा था निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा दर्रा है जो किसके द्वारा सॉरी किससे होकर ले जाने का रास्ता बनता है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा दर्रा है जो जिसके द्वारा ले जाने का क्या बनता है? रास्ता। तो हमारे यहाँ ले जाने का जो रास्ता बनता है ये सबको पता होना चाहिए। इनमें से एक दर्रा ऐसा कौन सा है, कहने का तात्पर्य ये है, इनमें ऐसा कौन सा दर्रा है जिसके माध्यम से हमें ले जाने का रास्ता बनता है? उसका नाम है जोजिला दर्रा। क्या नाम बेटा है? जोजिला। याद रखिएगा कि ले जाने का रास्ता जो बनता है वो किस दर्रे से होकर बनता है, तो क्या नाम बताएंगे? जोजिला दर्रा से बनता है। किससे बनता है? जोजिला। तो क्वेश्चन आ जाए कि दर्रों में से ले जाने का रास्ता किससे? जोजिला से है, जोजिला। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? देखिए मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी सतह होती है, देखा होगा कॉस्टेनर, तुमने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा उसको जैसे लोहे की कढ़ाई है उसमें चिपकना चिपक जाएगा, ठीक ना। इसी तरीके से एक इसमें से जो है इसमें 4 ऑप्शन लिखे, नायलॉन से कोई लेना देना, पॉलीविनाइल से, क्लोराइड से कोई लेना। इसमें एक ऑप्शन लिखा है टेफनॉल। क्या लिखा हुआ है? टेफनॉल। मैं आपको बताना चाहूंगा जो जो टेफनॉल होता है ये भैया इसकी क्वालिटी होती है कि ये एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी धातु है जो बर्तन की सतह पर क्या किया जाता है? इसको लेपा जाता है और जिसके कारण इसकी सतह के कारण लेपित किया जाता है, जिसके कारण ये एक ना चिपकने वाले, मतलब ये किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, चुंबक इसको क्या नहीं कर सकता है? चिपकाता नहीं। तो किसके कारण होता है? टेफनॉल। किसके कारण होता है भैया? टेफनॉल कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है? टेफनॉल, ठीक ना। इसमें फ्लोरोफिलीपर एक नाम का क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या होता है? फ्लोरोफिलीपर नामक एक पदार्थ होता है। इसी के कारण भैया ध्यान रखिएगा इसके अंदर क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। आंसर नंबर कौन सा ही होगा? टेफनॉल। आंसर नंबर कौन सा ही होगा? टेफनॉल। मतलब आंसर नंबर कौन सही है? सी सही है। कौन सही है? सी। इसमें ना चिपकने वाले बर्तन के गुण पाए जाते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखा कुचिपुड़ी नृत्य, ये सबको पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी नृत्य किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित।
किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश। किधर नहीं लगा के आना, किससे ना ना कुचिपुड़ी ने किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि के रूप में जाना था? तो जानते हो हम लोग कह देते हैं मायोपिया हो गया क्या यार तुमको, क्या हो गया? मायोपिया हो गया है क्या? तो मायोपिया मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। और जब भी कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष में हो, निकट दृष्टि दोष में हो, तो इसके लिए एक लेंस होता है। जैसे मैं याद कराऊंगा ऐसे याद करना। जब भी निकट दृष्टि दोष होगा तो आपको दूर की वस्तु में क्या नहीं होगी? स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ेंगी। अगर दूर दृष्टि दोष होगा, निकट की वस्तु में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ेगी। अब सर जी लेंस पे कंफ्यूजन है कि कौन से लेंस का कहाँ प्रयोग करते हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए निकट, क्या है निकट, तो क्या कहोगे? निकट आओ। तो तुमको कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ रही, इसका मतलब वो व्यक्ति हमको दूर से नहीं दिख रहा है। अब उससे क्या कहोगे? भैया निकट आओ, मतलब पास आओ। आओ का मतलब क्या हो गया? अवतल लेंस। तो कोई पूछे आप लोगों से कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, बताना अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं अवतल लेंस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया। क्या हो गया भैया तुम्हारे? मायोपिया हो गया। बोले तो निकट दृष्टि दोष के रूप हो गया। तुम्हें किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना चाहिए? अवतल। निकट आओ मतलब, निकट मतलब पास, आओ आओ मतलब अवतल लेंस। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खाते पर दी जाने वाली ब्याज दरें निम्नलिखित में से किसके द्वारा? मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय या रिजर्व लिखना हो चाहिए। क्या होना चाहिए? रिजर्व। कोई बात नहीं, भारतीय बैंक संघ, संघ मतलब केंद्र, और केंद्र की एक ही बैंक है उसका नाम रिजर्व बैंक है। कंफ्यूज करने का तरीका है, केंद्रीय वित्तीय बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। आधे का लड़का क्या लगा के आएगा? ए नंबर लगा के। ठीक आंसर, लेकिन गलत हो जाएगा। एक्चुअली में 2012 में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण जो हमारा साधारण जो खाता होता है, उसको हम लोग कह देते हैं भैया कौन सा खाता? बचत खाता, सेविंग अकाउंट। इस सेविंग अकाउंट में जो ब्याज की दरें हैं, ये वर्ष 2012 में क्या किया गया, जैसे आपके अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा हुआ है, जो बैंकें यूज कर रही हैं, तो देखा होगा आप लोगों ने सेविंग अकाउंट में हर बैंकों की दरें कुछ ऊपर नीचे होती हैं। देखिए एसएलआर, मौद्रिक नीति एक अलग मैटर है। एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सब चीजें जो होती है मौद्रिक नीति के तहत होती है। ये रिजर्व बैंक द्वारा हर समय क्या करी जाती है? निर्धारित की जाती है। लेकिन जो सेविंग अकाउंट में जो आपकी ब्याज की दरें हैं, ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 2012 में ये प्रावधान क्या कर दिया गया है? समाप्त। ये मार्केट पर डिपेंड कर दिया। किस पर डिपेंड कर दिया गया? मार्केट पर जाना। इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। सॉरी, आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कब से प्रावधान हुआ है? पहले रिजर्व बैंक ही निर्धारित करती थी, अब कौन भैया? ये मार्केट डिपेंड हो गया, और ये कब से हुआ? 2012 से। अगला क्वेश्चन फिर समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी अब ये देखो, विदेशी वाणिज्यिक उधारी, अगर कोई व्यक्ति विदेश की संस्था आई है और भारत में उसको उधार चाहिए, तो किससे लेने जाएगी? वित्त मंत्रालय से। मतलब ही नहीं बनता। सेबी क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करता है। वाणिज्यिक मंत्रालय, मतलब नहीं बनता। अब वही आंसर है जो हम लोग पीछे गलत करके आए हैं, जिसमें कंफ्यूज हुए थे, इसीलिए वो क्वेश्चन रखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो आरबीआई से क्या लेगा भैया? वो ऋण लेगा। लिखा है तबल चोंगली। क्या लिखा हुआ है? तबल चोंगली। और ये तबल चोंगली जो हमारे यहाँ नृत्य है, ये किससे संबंधित है, मतलब किसका लोक नृत्य है? और तबल चोंगली है असम का। किसका है बेटा? असम का। तो कोई पूछे तबल चोंगली जो हमारे यहाँ लोक नृत्य है, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। किससे संबंधित है? असम से संबंधित है ना भैया? किससे संबंधित है? असम से। तो वो राइट आंसर है, याद रखिएगा। तबल चोंगली किस राज्य से संबंधित, किस राज्य का लोक नृत्य है, बताना। असम का है। अगला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वसा, वसा मतलब समझते हो ना? फैट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ी, अब कार्बोहाइड्रेट जब बढ़ा तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? वसा में। किसमें कन्वर्ट होता है? वसा। प्रोटीन जो होता है, जब जिसकी मात्रा बढ़ती है किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा अंग उसे तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। एक ही अंग ऐसा है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? संचय होता है। उसका नाम होता है यकृत। क्या नाम होता है? यकृत। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बदलता है, और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? सबको पता होगा कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट, इस हार्ट के अंदर कोरोनरी एक धमनी, जहाँ पर ये जाके क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। जो कोरोनरी धमनी होती है उसे ब्लॉकेज कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति को रोग होता है, उसको कहता है हार्ट अटैक रोग हो गया। क्या हो गया है? हार्ट अटैक हो गया। तो याद रखिएगा। लेकिन इसका क्वेश्चन ये नहीं है कोलेस्ट्रॉल जाकर जमता कहाँ है, तो वो आंसर हो गया कहाँ भैया? हमारे हार्ट में। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया वसा तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है कौन? हमारा यकृत। कौन बनाता है? यकृत। आप बोले तो लीवर। कौन बनाता है?
भारत में मानक समय की यामोत्तर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो आपको पता होगा हमारे यहाँ महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ से हमारा यामोत्तर निम्नलिखित में से नहीं गुजरता। तो सर जी, ये जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जितने लिखे हुए हैं, यहाँ से हमारा यामोत्तर क्या होता है भैया? या जो मानक समय है, भारत का मानक समय है, वो यहाँ से क्या होता है, गुजरता है। तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो क्या नाम बताएंगे? महाराष्ट्र से। कहाँ से गुजरता है? महाराष्ट्र। आप कभी भी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को उठाएंगे और 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये भारत में कहाँ कहाँ से उतरेगी? तो सबसे पहले आपके हमारे कहाँ से उतरेगी? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से उतरेगी? उत्तर प्रदेश। फिर थोड़ा सा किससे टच करेगी भैया हमारे यहाँ भैया? तो टच करेगी मध्य प्रदेश को। फिर किसको टच करेगी हमारे यहाँ? छत्तीसगढ़ को। फिर टच करेगी आंध्र प्रदेश को, ठीक ना? लेकिन इसमें कौन सा आंसर बताएंगे? महाराष्ट्र इससे नहीं रखता है। ऑप्शन में अगर तेलंगाना होता तो भी संबंध नहीं है, कर्नाटक होता तो भी संबंध नहीं है, केरल होता तो भी संबंध नहीं है, गुजरात होता तो भी संबंध नहीं है। याद रखिएगा। तो किससे संबंध नहीं है? महाराष्ट्र से, ठीक ना? आप इसको ऐसे उठाएंगे इस तरीके से, और जो ऊपर से नीचे आएगा तो आप इसमें आप कह सकते हो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके जस्ट नीचे मध्य प्रदेश, उसके नीचे छत्तीसगढ़, उसके नीचे आप थोड़ा सा और नीचे बढ़ोगे तो छत्तीसगढ़ के नीचे पड़ेगा कौन भैया? आंध्र प्रदेश। यहाँ सब जगह से क्या होता है? ये प्रवेश करता है, ठीक ना? अगला क्वेश्चन, निम्न किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब वो उसे रखा जाए। ठीक है, किसी वस्तु का भार सदैव उस समय न्यूनतम होगा जो वो वस्तु कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर होगी। कहाँ होगी? विषुवत रेखा। जब आप भूमध्य रेखा पर होंगे तो जीव ग्रेविटी होती है यहाँ, और व्यक्ति का ऐसा होता है मतलब कि स्थिर हो जाता है। जैसे आप पृथ्वी की विषुवत रेखा को ध्रुवों की ओर चलोगे तो ध्रुवों की ओर चलने पर भैया क्या होता है? ये कैसी होने लगती है? भारहीन होने लगती है। भारहीन होने लगती है, ध्यान रखें, ठीक ना? तो यहाँ सॉरी, वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब वस्तु रखा होता है। वस्तु कहाँ रखा होता है? विषुवत रेखा पर रखी होती है। तो इसका भार कैसा होता है? न्यूनतम होता है। कैसा होता है? न्यूनतम। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात आ गई कि भैया सर जी न्यूनतम कैसे हो सकता है? तो होता क्या है, जैसे जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाइयों की ओर जाते हैं, ऊंचाइयों की ओर जाते हैं, तो व्यक्ति को भैया ध्यान रखिएगा दबाव एक महसूस होता है, और वस्तु पे क्या लगने लगता है? प्रेशर काम करने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति को क्या होती है? उलझन होती है। अभी देखिएगा जब वैष्णो देवी या अमरनाथ लोग चढ़ाई चढ़ाई करते हैं, उनको देखिएगा सांस सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें प्रेशर, क्योंकि वहां पर क्या होता है? वहां पर प्रेशर क्या होने लगता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे विषुवत रेखा की ओर आते हैं वैसे प्रेशर कम होता है, और व्यक्ति को भारहीनता, भार मतलब न्यूनतम, उसे क्या करता है भैया? भार महसूस करना पड़ता है। इसलिए हम लोग समान रूप से यहाँ क्या कर लेते हैं? तो चल देते हैं, आसानी से काम करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? विषुवत रेखा। आंसर नंबर कौन सही हो जाएगा? ठीक। अगला अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक प्राचीन है? देखिए, हिमालय प्राचीन है, गलत है। बैसाल, उत्तर बैसाल में गलत है। पूर्वी तटीय क्षेत्र गलत है। एक ही बचा भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, यही सब हमारे कैसे हैं भैया? सबसे प्राचीनतम है। कैसे हैं? सबसे प्राचीनतम है। देखो भौगोलिक क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक प्राचीन कौन है इसमें चारों ऑप्शन में से? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। सबको पता होगा मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? मेघालय का पठार सबको पता होगा प्रायद्वीपीय पठार है। कैसा पठार है? उत्तरी पूर्वी भारत प्रायद्वीपीय पठार, जानते होंगे, नीली दस होते हुए ये हमारे असम, त्रिपुरा, नागालैंड की तरफ जाता है जो। तो भैया ये कौन सा पठार है? प्रायद्वीपीय खंड है। कौन सा भैया है? प्रायद्वीपीय खंड है। और जो मैंने पीछे बताया है ये सबसे प्राचीनतम है। प्रायद्वीपीय पठार कैसा है? वो गोंडवाना लैंड का नाम तुमने सुना होगा, ये इसी का ही पार्ट क्या है? इसी से ही क्या है, ये खिसका हुआ, इसी से बना हुआ है हाँ? और यहाँ पूछा गया कि मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? इस सतपुड़ा मध्य प्रदेश, हिमालय को मतलब नहीं, पूर्वी घाट किधर आ गया भैया? हमारा उड़ीसा ये वाला इलाका निचला तट हो गया। और उसका बचा प्रायद्वीपीय पठार, ये मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड सब इसी का क्या है? हिस्सा है। आंसर का ए, कौन सही हो जाएगा? ए नंबर। इसी के साथ हम लोगों ने जो अपने एसएससी जीडी की जो 34 नंबर जो एसटी थी, उसका जीएस का आपको सोल्यूशन पूरी तरह प्राप्त हो चुका है। और इस सोल्यूशन के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को जरूर जरूर एक बार क्या करें? जरूर देखें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भी भूलें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपके बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।